जल, जंगल और जमीन को बचाने की जो होड़ लगी हुई है, इस जंगल में बंदरों की संख्या कुछ ज्यादा थी, इसीलिए इसे मंकी प्रोजेक्ट भी नाम दिया गया था। वक्सवाहा जंगल की राज्य सरकारों के साथ इसका एग्रीमेंट भी हुआ और अनुमान लगाया जाता है कि 27.5 मिलियन डायमंड्स उपस्थित हैं इस जंगल के अंदर। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट। आज मैं खड़ा हूं अपने एक मित्र के फार्म हाउस पे। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। रात में बात हो रही थी कि कोई जल, जंगल, ज़मीन का मामला है। उन्होंने कहा कि मैं तो खुद ही एक संरक्षक हूं इन जल, जंगल और ज़मीन का। तो ये जो जगह है सर, ये बेगूसराय में ही स्थित है, एक गांव में स्थित है। ये हमारे मित्र का फार्म हाउस है। आगे की बात मैं आपको बताता हूं कि आज जो है मैं जल, जंगल और ज़मीन की बातें क्यों कर रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से जल, जंगल और ज़मीन को बचाने की जो होड़ लगी हुई है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच जो आंदोलन छिड़ा हुआ है, सोशल एक्टिविस्टों के बीच और सरकार के बीच, आज उसी मुद्दे को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। ये कहानी है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित वक्सवाहा जंगल की। तो ये वक्सवाहा जंगल है क्या, और इतना बड़ा होर क्यों मचा हुआ है, लोग हल्ला क्यों मचा रहे हैं, आज इस पे भी मैं विचार करूंगा, आपको बताऊंगा कि लोग आखिर हल्ला क्यों मचा रहे हैं। तो हुआ यूं कि बहुत साल पहले, आज से अगर 10-15 साल पहले चले जाएं, तो 15 साल पहले एक एंग्लो ऑस्ट्रेलियन कंपनी रियो टिंटो ने यह आविष्कार किया था कि वक्सवाहा जंगल के अंदर, मतलब पेड़ के नीचे, बहुत बड़ा हीरों का संग्रह छुपा हुआ है। और उसी समय से इस जंगल को काटने की एक होड़ सी चल गई थी। विश्व के तमाम बड़े बड़े कंपनियां, माइनिंग कंपनीज इस जगह से हीरे निकालना चाहती थी। कई बार राज्य सरकारों के साथ इसका एग्रीमेंट भी हुआ, मगर हमारे सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इसे बचा लिया गया। आइए मैं इस पर आपको एक बृहद जानकारी देता हूं कि ये जंगल का पूरा मुद्दा क्या है, और ये जो सब लोग हैं, ये सब लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं जंगल को लेकर। तो सीधी बात, ये बात है 2004 की, जब पता चला कि इस जंगल के नीचे हीरे मौजूद हैं। और उस समय की कंपनी रियो टिंटो ने राज्य सरकार के साथ एक सपोर्ट एग्रीमेंट भी किया था, जिसमें यह कहा गया था कि इन हीरो में से 10% मुनाफा राज्य सरकारों को दिया जाएगा और 90% मुनाफा रियो टिंटो कंपनी स्वयं ही रखेगी। अक्टूबर 2010 में यह कंपनी एग्रीमेंट करती है राज्य सरकार के साथ, और अनुमान लगाया जाता है कि 27.5 मिलियन डायमंड्स उपस्थित हैं इस जंगल के अंदर, इस जंगल के जमीन के नीचे। फिर उस वक्त का टोटल एरिया लगभग 971 हेक्टेयर का था, और इसे 994 हेक्टेयर के लिए अनुमति भी दे दी गई थी राज्य सरकारों के द्वारा। तो उस वक्त अनुमान लगाया जा रहा था कि लगभग 5 लाख से ज़्यादा पेड़ काटे जाएंगे। और उस वन में क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको बताता हूँ। उसमें जो है पन्ना टाइगर नेशनल पार्क है, जहाँ केन रिवर भी बहती है, और उस केन रिवर के किनारे बहुत सारे घड़ियाल रहते हैं। और उतना ही नहीं, एक सामान्य जंगल में जितने तरह के जीव जंतु हो सकते हैं, उतने तरह के जीव जंतु होते हैं। और 2004 में जब इस तरह की बातें सामने आ रही थी, तो उस समय इस जंगल में बंदरों की संख्या कुछ ज़्यादा थी, इसीलिए इसे मंकी प्रोजेक्ट भी नाम दिया गया था। पर पूरे आंदोलन के बाद अगर आप शुक्रिया अदा करना चाहें, तो आप सहला मसूद, एक सामाजिक और इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट को शुक्रिया अदा कर सकते हैं। ये बात थी 2011 की, जब सहला मसूद ने एक लेटर लिखा एमपी के होम मिनिस्टर को और पार्लियामेंट्री कमेटी को,
दूसरी तरफ एमपी के हाई कोर्ट ने भी जवाब मांगा राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि रूल्स और रेगुलेशन में इस तरह का फेरबदल क्यों किया जा रहा है। सहला मसूद न सिर्फ एक इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट थी, वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट भी थी और उन्होंने अन्ना हजारे के साथ एंटी करप्शन आंदोलन में भी उनका साथ दिया था। पर संजोग ये कह लीजिए कि ये हमारा देश है और यहाँ घटनाएं होती रहती है। वक्त था 16 अगस्त 2011 की, जब सहला मसूद अपने घर से आरटीआई ऑफिस जा रही थी, तब कुछ संदिग्धों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। बताया जाता है कि उस वक्त कुछ स्थानीय लोगों का मानना था कि इस हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ रियो टिंटो कंपनी, डायमंड माफिया और वहां के कुछ लोकल भाजपा के नेता सम्मिलित थे। उस वक्त की होम मिनिस्टर उमाशंकर गुप्ता ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था और कुछ दिनों बाद रियो टिंटो कंपनी ने भी इस आरोप को खारिज कर दिया। फिर इस पे सीबीआई इंक्वायरी बैठी, जांच हुआ, तब सीबीआई इंक्वायरी ने बताया कि ये बस एक लव ट्रायंगल का मामला है। ये बहुत बड़ी कहानी है। इस कहानी को आप पढ़ना चाहें तो आपको गूगल पे मिल जाएगा। सहला मसूद की तमाम कहानियां मिल जाएंगी आपको कि किस तरीके से उनकी केस की जांच हुई और उस वक्त किस तरीके से ये पूरा विवाद छिड़ा था। तो बात करते हैं कि ये विवाद जब 2017 में क्लोज हो गया, जब रियो टिंटो कंपनी 2017 के बाद चली गई राज्य सरकार को सब कुछ सौंप कर, तो फिर ये मामला उभर के सामने कैसे आ गया। जी हाँ, 2018 में जब वहां विधानसभा चुनाव होता है, जब कांग्रेस की सरकार आती है और कमलनाथ वहां के नए मुख्यमंत्री बनते हैं, तब ये काफिला, ये बातें, ये चीजें फिर से शुरू हो जाती है। कमलनाथ इसकी नीलामी करवाते हैं और अपने ही देश की एक बहुत बड़ी कंपनी आदित्य बिरला ग्रुप, आप जान ही रहे होंगे, उनकी एक माइनिंग कंपनी ने उस नीलामी को जीत लेती है। फिर होता क्या है कि वो कंपनी 50 साल तक के लिए 374 हेक्टेयर जमीन पर डायमंड माइनिंग का काम ले लेती है। अब यहां से फिर शोरगुल शुरू हो जाता है। जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट होते हैं, जो आरटीआई एक्टिविस्ट होते हैं और जो सामान्य वर्ग की जनता है, क्योंकि ये बात देश के हर एक सामान्य वर्ग की जनता से जुड़ी हुई है। ये वही जल जीवन हरियाली है जिसके कारण हम जी रहे हैं। इससे हमें फल मिलता है, इससे हमें हवा मिलती है और पता नहीं क्या क्या ये अनमोल चीजें हमें मुफ्त में दे जाती है। तो फिर इस तरीके से इसके साथ इतना गलत नहीं किया जा सकता है। बात करते हैं कि इसमें क्या एग्रीमेंट हुआ। तो 50 साल के लिए एग्रीमेंट हुआ 374 हेक्टेयर जमीन के लिए। इसमें बताया जाता है कि इस प्रोजेक्ट की जो पूरी लागत होगी वो 2500 करोड़ की होगी पूरी लागत, और इससे जो कमाया जाएगा 550,000 करोड़ कमाने की आशंका जताई जा रही है। और आदित्य बिरला ग्रुप का जो राज्य सरकार के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, जैसे रियो टिंटो ग्रुप का भी राज्य सरकार के साथ एग्रीमेंट हुआ था, उन्होंने कहा था कि 90% मुनाफा हम रखेंगे, 10% मुनाफा आपको देंगे। पर आदित्य बिरला ग्रुप ने जो रखा है सामने, उन्होंने कहा कि 58% मुनाफा हम लेंगे। मतलब आदित्य बिरला ग्रुप 58% मुनाफा लेगी और बाकी जो बचा है 42% मुनाफा वो राज्य सरकार को देगी। तो राज्य सरकार का मानना है कि ऐसा करने से राज्य आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बनेगा और यहां के जो लोकल आदिवासी हैं, जो 2011 का जो रिकॉर्ड है उसके हिसाब से वहां लगभग 10 से 11 हजार ट्रेवल्स लोग रहते हैं, मतलब आदिवासी लोग रहते हैं जो उसी जल, जंगल और जमीन पे जीते हैं। वहां के आदिवासियों का यह मानना है कि जिस तरीके से जंगल को काटा जा रहा है, उनका पूरा जनजीवन उसी जंगल पे आधारित है। तो सरकार को सबसे पहले वहां रहने वाले ट्रेवल्स के बारे में सोचना चाहिए कि अगर वो जंगल कटवा देते हैं तो वो लोग जो उसी जंगल से जी रहे हैं वो फिर कहां जाएंगे। दूसरी बात कि अगर ये चीजें आदित्य बिरला ग्रुप को मिली है, अगर ये माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट उनको मिला है, तो फिर सरकार क्या ध्यान रखती है। सरकार के नजर में जल, जंगल और जमीन का मामला कितना अच्छा है। ये सरकार सिर्फ और सिर्फ
इन तमाम चीज़ों को अपनी धरोहर समझती है। क्या इस पे सिर्फ और सिर्फ किसी सरकार का हक बनता है? क्या एक जंगल पे, उस जंगल की पानी पे, इस देश में बहने वाली नदियों पे, क्या सब पे सरकारों का ही अधिकार है? इसके मालिक हर एक वो जनता है जो इस देश में रहती है। पूरे हिंदुस्तान में कई तरह के सोशल एक्टिविस्ट इन तमाम मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं। मैं अविनाश भट्ट उनका साथ देता हूं। उतना ही नहीं, आपको एक और जानकारी बता दें कि पूरे विश्व में डायमंड को लैब के माध्यम से भी बनाया जाता है। ये बस एक केमिकल स्ट्रक्चर है जिसके हिसाब से इसे लैब में भी तैयार किया जा सकता है। और माना जाता है कि लैब में बना हुआ डायमंड, लैब में बना हुआ हीरा माइनिंग से निकाले हुए हीरे से ज़्यादा सस्ता होता है। तो जब ज़्यादा सस्ता हीरा है तो फिर आप लैब में ही क्यों नहीं बनाते? आज जब पूरा विश्व ग्लोबल वार्मिंग की तंज झेल रहा है, पूरा विश्व जल, जंगल और हरियाली की बात कर रहा है, पेड़ लगाने की बात कर रहा है, तो उसी जगह पे एमपी में एक सरकार है जो इस पेड़ को काटने की बात कर रही है। उतना ही नहीं, इन्होंने नीलामी भी करवा दी है और आदित्य बिरला ग्रुप की एक माइनिंग कंपनी ने उसे जीत भी लिया है। तो मैं लगातार बने रहूँगा इसके साथ, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और इस जल, जंगल और ज़मीन की बात को लेकर, जल, जंगल और हरियाली की बात को लेकर मैं आता रहूँगा आपके पास। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।